Welcome buddies to my YouTube channel Gaining Class Chemistry Physics Class 12 Chapter number 8 Electromagnetic Waves और पार्ट नंबर 3 लेक्चर में आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने सिलेबस को. सो नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर हमारा अगला टॉपिक है जिसमें मैक्सवेल ने काफ़ी अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ है. अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. अगर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायग्राम से पता लग रहा है कि वाई डायरेक्शन में है और इसी डायग्राम से हमें पता लग रहा है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में है. जेड डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रही है वाई एंड जेड डायरेक्शन. सो हमारी जो प्रोपेगेशन है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है. तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में तो परपेंडिकुलर हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो दोनों के परपेंडिकुलर हैं. यानी कि अगर वो वाई है और वो जेड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव की प्रोपेगेशन एक्स एक्सिस की तरफ होने वाली है. और हमें नॉर्मल वेव की अगर इक्वेशन चाहिए तो हमारे पास क्लास 11th में जो टॉपिक है वेव्स, वहाँ से अगर हम अपनी इक्वेशन को लें तो हमारे पास दैट y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के, और जो प्रोपेगेशन डायरेक्शन है दैट इज यहाँ पर एक्स डायरेक्शन है हमारे पास, तो प्रोपेगेशन के डायरेक्शन एक्स रहते हैं. ये वेव की हमारे पास इक्वेशन है. यहाँ पर जो हमारे पास वेव्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच बन रही है. साउंड वेव में ना ऐसा नहीं होता, बाकी वेव्स में ऐसा नहीं होता. सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही जो है ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ऑसिलेशंस होंगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होगी या प्रोड्यूस होगी. साउंड वेव के लिए ये नहीं चाहिए. साउंड वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट वेव भी है, लेकिन ये वैक्यूम में भी मूव करती है कि एयर जो है वैक्यूम में या एयर में भी मूव कर सकती है. और जो लाइट वेव है, लाइट है हमारे पास, वो भी वैक्यूम में ही वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है और एयर में भी, क्योंकि जो हमारे पास सनलाइट आती है वो भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, तो वो रेज या वो वेव्स भी वैक्यूम या एयर में ट्रैवल करती हैं. तो जो दो हमारे पास इक्वेशन आएंगे दैट इज इक्वल टू ई एक्स एंड बी एक्स. तो ई एक्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, बी एक्स हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है. अब जिसको कैटेगराइज करें तो हमारे पास दोनों इक्वेशन आते हैं दैट इज इक्वल टू ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड बी एक्स इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. सो दैट तो यहाँ पर ई नॉट और बी नॉट हमारे पास जो है दोनों मैक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेटेड है, जो इसका कर्व गया है वो मैक्स कर्व बी नॉट और मैक्स कर्व ई नॉट को डिनोट करता है. जो मैक्स कर्व गया है जहाँ के बाद वो वापस डिक्लिनेशन पे आ गए. ओमेगा हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी, टी टाइम है, के हमारे पास वेव फैक्टर है जिसका हमारे पास सॉल्यूशन है दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन वेवलेंथ. So k is equal to 2 pi upon wavelength where omega is the angular frequency or angular velocity. K is the magnitude of wave vector or we can say propagation vector. K and its direction describes the direction of propagation of wave. ये wave जो है x direction में move कर रही है. अब speed of propagation अगर हम चाहिए, speed चाहिए, इस propagation की speed क्या होगी, तो electromagnetic waves की speed जो होती है वो light की speed जितनी ही होती है. अब हमारे पास जो इसका फॉर्मूला बनेगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के बाय यूजिंग द ई एक्स एंड बी एक्स मैक्सवेल इक्वेशन को यूज़ करते हुए. ये दोनों मैक्सवेल की इक्वेशन है, मैक्सवेल की डिराइव की गई इक्वेशन है. ई एक्स एंड बी एक्स इसको यूज़ करते हुए हमें जो स्पीड है और प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के. ओमेगा अपॉन के, ओमेगा हमारे पास जो होता है 2 पाई वी के इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी के अगर हम टर्म्स पे लेकर जाएं इसको तो. और जो हमारे पास स्टैंडर्ड वेव के लिए इक्वेशन है हमारे पास दैट इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड वेव के लिए हमारे पास इक्वेशन
So there it is the equation where omega is the angular frequency and c is the speed of light. और हमारे पास जो k है वो वेव वेक्टर की तरह रिएक्ट करता है। अब k की अगर इक्वेशन, अगर k की वैल्यू में इसमें पुट कर दो तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू c 2 पाई अपॉन वेव लेंथ आ जाएगा। और ये हमारे पास अगर ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर दे तो हमारे पास आएगी 2 पाई कैंसिल होकर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज इक्वल टू v इंटू वेव लेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। सो दैट्स द इक्वेशन। ओमेगा इज इक्वल टू c और उसकी वेव वेक्टर की हमने वैल्यू पुट कर दी दैट इज 2 पाई अपॉन वेव लेंथ। और 2 पाई v ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होती है तो उस वैल्यू को भी हम पुट करेंगे। तो वी गेट 2 पाई v इज इक्वल टू c इंटू 2 पाई अपॉन वेव लेंथ। तो v इज इक्वल टू c अपॉन वेव लेंथ। तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बनी दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेव लेंथ ऑफ दिस ऑसिलेशन। तो ये हमारे पास जो ड्रामेटिक इक्वेशन बनी है। अब इस इक्वेशन को भी आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया है। कुछ और इक्वेशंस आई हैं हमारे पास जो कि स्पीड ऑफ लाइट तो है लेकिन उसके लिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला आता है स्पीड ऑफ लाइट के लिए भी। सो द रिलेशन फाइंडेड बाय मैक्सवेल इज मैक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्स मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन फाइंड किया दैट इज इक्वल टू ई नॉट इज इक्वल टू डी नॉट इंटू स्पीड ऑफ लाइट। अगर स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड को तो हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। सो यहाँ से देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की मल्टीप्लिकेशन से आती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा पावरफुल है या ज़्यादा बड़ी है। अब जो स्पीड ऑफ लाइट का हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसमें भी स्पीड ऑफ लाइट आती है, सेम आती है दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक नए फॉर्मूले से आती है दैट इज इक्वल टू √1 अपॉन ओमेगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। और म्यू नॉट हमारे पास परमेबिलिटी है फ्री स्पेस की और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। अब ये कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। अब अगर अदर मीडियम में रखी है तो दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू √1 अपॉन म्यू इंटू एप्सिलॉन। अब c अपॉन v कर दें, c अपॉन v में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दोनों मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास c अपॉन v जो बनता है स्पीड ऑफ लाइट वर्सेस स्पीड ऑफ लाइट। इन दोनों की है लेकिन मीडियम चेंज है। मीडियम चेंज यहाँ डिनोट करता है कि क्लास 10th में आए जब हमारी एक रे जो एक मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती थी तो उसका रेशो जो आता था वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आता था। तो यहाँ पर भी लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है लेकिन ट्रैवल करते करते मीडियम चेंज हो गया तो दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट इज कैटेगराइज्ड बाय NE दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो दैट इज इक्वल टू म्यू आर √μr ER एप्सिलॉन नॉट r एप्सिलॉन r। So that is म्यू आर इज इक्वल टू रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम और जो मीडियम है और जो एयर है और एप्सिलॉन r दैट इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में आती है दैट इज इक्वल टू E एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों की इक्वेशन को डिनोट करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो √μr इनटू एप्सिलॉन r रिलेटिव परमेबिलिटी इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पर जो हमारे पास आता है दैट इज, और इन सब बातों से हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि वेव का जो नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर है वो ट्रांसवर्स नेचर है बिकॉज जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसके दोनों के ही परपेंडिकुलर जो है इसकी प्रोपेगेशन हो रही है। तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो यहाँ से नेचर का पता लगता है कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ से आ जाएगा। Thus, the velocity of light depends on electric and magnetic properties of the medium। यहाँ से पता लगता है कि
इसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं मीडियम की, वहाँ से इसकी लाइट, इसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट में डिफरेंस आ सकता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट कहीं से भी ट्रैवल कर सकती है। आप वो एयर कर लो, वैक्यूम कर लो, या फिर कर लो ग्लास, तो कहीं से भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास आएगा वो इन दोनों टर्म्स को देखते आएगी कि लाइट कहाँ से आ रही है और किस मीडियम में जा रही है। The velocity of electromagnetic waves in free space or vacuum is an important fundamental constant. Has been shown by experiments on electromagnetic waves on different wavelengths that the velocity of same independent wavelength to within few meter per second out of value 3 into 10 to the power 8 meter per second. So that's the remaining two properties of electromagnetic waves: density of electromagnetic wave and pressure on a surface. अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी डेंसिटी होने वाली है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से बनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारी एनर्जी डेंसिटी होती थी और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हुआ करती थी, जो चैप्टर 2 और चैप्टर 6 में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास उसका फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू ε0 इंटू E²/2, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू B²/2 μ0। हमारे पास परमेबिलिटी भी है μ0 एंड परमिटिविटी भी है, तो उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज इक्वल टू E0 E²/2 प्लस B²/2 μ0, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब प्रेशर ऑन अ सरफेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब ट्रैवल करती हैं थ्रू एयर और वैक्यूम, वो कुछ प्रेशर बनाती हैं हमारे ऊपर। जैसे कि अगर हम सन रेज को अपनी पाम पर लें, तो पाम पर जो हमारे पास प्रेशर क्रिएट होगा, लेकिन वो मिनिमम प्रेशर होगा, तो हमें फील नहीं होगा, लेकिन हीट फील होगी। जो एनर्जी जो अब्जॉर्ब हो रही है वो एनर्जी ज़रूर फील होगी। अब उस एनर्जी की टर्म्स में हम लेकर आए तो एनर्जी इज इक्वल टू mc², लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तो हमारा m का रोल नहीं होता, मास का रोल नहीं होता, तो m इंटू सी डॉट सी हम कर देंगे उसको, तो दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू पी सी। अब P जो हमारे पास निकलेगा वो E/c निकलेगा, लेकिन E हमारे पास जो है एनर्जी नहीं है, यहाँ पर जो U है हमारे पास वो एनर्जी है, तो P इज इक्वल टू यू सी एंड P इज इक्वल टू द रेडिएशन प्रेशर, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अदर वेव्स की तरह एनर्जी और मोमेंटम भी कैरी करती हैं। तो अगर वो मोमेंटम कैरी करती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे, उस प्रेशर को कहेंगे रेडिएशन प्रेशर। और जो टोटल एनर्जी है ट्रांसमिट होते गया सरफेस में इन टी टाइम में, तो दैट इज इक्वल टू यू, तो P इज इक्वल टू यू सी। जो सन रे से एनर्जी आती है वो अगर हम पाम पर फील करते हैं तो फील होता है कि पाम हमारी वार्म हो जाएगी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है फ्रॉम द सन। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट जो है ये काफ़ी यूजफुल है इन द कम्युनिकेशन मीडियम, दैट इज इक्वल टू रेडियो और टेलीविज़न सिस्टम। और जो बाद में इसकी थ्योरीज हुई अमेरिकन साइंटिस्ट द्वारा, तो उसमें पाया गया कि जो ऑर्डर है इसका वो है 7 × 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर, जो फोर्स लगती है, जो प्रेशर लगता है ऑन द सरफेस एरिया ऑफ 10 cm²। द फोर्स ड्यू टू रेडिएशन इज अबाउट 7 × 10⁻⁹ न्यूटन। इतने का फोर्स या इतने की एनर्जी जो हमारे पास फील होती है। तो अब ये कैपेबिलिटी है इसकी एनर्जी को कैरी करने की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लाइट कैरीज एनर्जी फ्रॉम सन टू अर्थ, तो ये लाइट है और वो लाइट ही हमारी जीवन का सोर्स है, लाइफ सोर्स है। और बाकी टीवी सिग्नल्स और ब्रॉडकास्टिंग सेशंस फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, रेडियो एग्जांपल्स काफ़ी आते हैं। तो दैट इज़ द फुल टॉपिक, और यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है, यहाँ पर हमारी वीडियो भी कंप्लीट होती है। So that's all for today. I hope you all will understand what I have taught. Thank you so much.